ओके, तो हम लोग शेयर्स को एक बार पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ब्रीफली सारे इसके प्रोविजंस बता दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम कवर नहीं करेंगे। एक बार तुम्हें सारे प्रोविजन बता दूंगी तो तुम्हें रिकैप मिल जाएगा कि आखिर शेयर्स में होता क्या क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स जहां पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, जो हम भूल जाते हैं शेयर्स में। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस क्या है, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर्स है क्या। शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं, एक डिविडेंड का और दूसरा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, पहले उनको पेमेंट मिलेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन ऑल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर हम आते हैं शेयर कैपिटल पे कि शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं। ये सब आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। जैसे कि एक हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल है ऑथोराइज्ड। जो भी नोट करना है वो साथ साथ ही करते रहो, जिससे कि थोड़ा सा फास्ट कर सके कम टाइम में। ठीक है, ऑथोराइज्ड का मतलब क्या हुआ, हमारा एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें होता है कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जो क्लास 11th में पढ़ा था, लेकिन अभी हमारे काम का है सिर्फ कैपिटल क्लॉज। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल या रजिस्टर्ड। ठीक है, ये वो कैपिटल है विच कैन बी रेज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। तो मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, वो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है जो कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है। ऐसा नहीं है अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी उसको क्लॉज में चेंजेस नहीं कर सकती। बाय द टाइम कंपनी ग्रो करती है और उसको लगता है अरे हमने तो 50 करोड़ करे थे, लेकिन अब तो हम बहुत ग्रो कर गए, हमारी तो अब हमें और ज्यादा चाहिए, तो वो ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, और वी कैन से नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है जितने से उन्होंने कैपिटल क्लॉज में रजिस्टर किया। एक उनकी होती है इशूड कैपिटल। जरूरत नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा एक साथ मंगाए। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का एक वो पोर्शन फॉर विच सब्सक्रिप्शन इज डिमांडेड बाय, सब्सक्रिप्शन इज गिवन बाय कंपनी। कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी जो भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगा रही है वो इशूड कैपिटल है फॉर विच सब्सक्रिप्शन इज डिमांडेड बाय द कंपनी। तो ये इशूड कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से 20,000 शेयर्स इशूड टू पब्लिक, थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, ₹10 लाख, लेकिन इशूड कैपिटल कितनी हो गई, ₹2 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का एक पोर्शन हमारा इशूड कैपिटल हो गया। अब एक टर्म आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल तो जिसके लिए कंपनी ने मंगाई है एप्लीकेशंस। सब्सक्राइब जितनी एप्लीकेशन लोगों ने सब्सक्राइब की हैं, फॉर विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। ठीक है, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गई जिसके लिए हमें एप्लीकेशंस मिली हैं लोगों से, जनरल पब्लिक से। तो आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये इशूड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकती है और इशूड कैपिटल से कम भी हो सकती है। अगर तो इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारे पास आ गई, लोगों ने
30,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई, मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हमारे लिए हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। जबकि अगर सब्सक्राइब कैपिटल कम है, यानी कि हमें यहाँ पे 15,000 शेयर्स रिसीव हुए, तो इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इनको कैसे डील करते हैं? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो जितने शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं उनको फुल अलॉटमेंट दे दें कि चलो ठीक है, हमें बाद में मंगाने पड़ते, हमने पहले मंगा लिए, तो ये हमारे पास फुल हो गया। या हम कहें कि नहीं नहीं, हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, हमने रिजेक्ट कर दिया। एक हमने सोचा कि नहीं नहीं, हमें ना बहुत सबको भी रिजेक्ट नहीं करना और सबको फुल भी नहीं देना, हमें एक प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करनी है, तो हमने प्रोराटा कर दिया। ठीक है, ये प्रोराटा हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, अभी हम अकाउंटिंग में करेंगे इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन में जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है कि इट मस्ट बी 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का 90% ये होना चाहिए। यानी कि अगर हमने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई तो 20,000 इंटू 90%, हमें 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन तो मिलनी ही चाहिए। 18,000 से कम नहीं मिल सकती। यानी कि अगर 15,000 मिली है तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। हम इस सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें ये पैसा वापस करना पड़ेगा। कंपनी इस पैसे को नहीं रख सकती, इन्हें वापस करना पड़ेगा। फिर दोबारा प्रोस्पेक्टस के थ्रू दोबारा पब्लिक से एप्लीकेशंस मंगानी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये बात हो जाती है। तो ये हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन में, तो इसे हम कहते हैं 90% वाले पॉइंट को मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी 90%। फिर एक आती है पेड अप कैपिटल। अब होता क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा 10 रुपए का एक शेयर है उस 10 रुपए को हम एक साथ मंगाएं, उसे भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने उसे भी पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो हमने किस प्रोसेस में बोला, हमने कहा भाई जब आप लोग अप्लाई करो तो जितने शेयर्स के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसके साथ ₹2 पर शेयर दे दो, जो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। फिर जब कंपनी ये कंफर्म करेगी कि ठीक है हम अलॉट कर रहे हैं शेयर्स, जब कंपनी कंफर्म करेगी तो कंपनी ने कहा हम कर देंगे, तब आप ₹3 पर शेयर दे देना। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग कॉल्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये कॉल्स होती हैं। ठीक है, जो भी लास्ट कॉल होती है वो फाइनल कॉल होती है। तो उन्होंने मान लो फर्स्ट कॉल पे फिर ₹3 और मंगा लिए और फिर बैलेंस इस पे मंगा लिया ₹2। ये हमारे पास फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हो गई। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक साथ मंगाएं, वो अलग अलग भी मंगा सकते हैं। अब वो जो अलग अलग मंगाते हैं उनमें से अगर कोई एक शेयर होल्डर है, ये है अमाउंट रिसीव्ड। अगर कोई एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए जिसके पास 500 शेयर हैं, डिड नॉट पे कॉल मनी, उसने कॉल मनी नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, अगर वो कॉल मनी नहीं दे रहा तो उसका 500 इंटू 5, ये है ना कॉल मनी, 3 और 2 ₹5, तो ये उसका कॉल्स इन एरियर्स हो गया ₹2500। तो पेड अप कैपिटल होती है
जितनी भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से अरियर्स माइनस कर दो। सब्सक्राइब्ड कितनी थी, अगर हम कहते हैं कि चलो 20,000 ही है, 20,000 एट द रेट ऑफ कितनी थी 10। रुको, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बताती हूँ बोर्ड को साफ करके, फिर और क्लियर होगा। कॉल्ड अप कैपिटल, नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। पहले कॉल्ड अप करेंगे और फिर हम पेड अप कैपिटल करेंगे। हमने कहा कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 है, 2 लाख। हमने कहा कि हम सारा पैसा एक साथ नहीं मंगा रहे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 2, 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 3, एक साथ नहीं मंगा रहे, हम ऐसे ऐसे मंगा रहे हैं। तो कंपनी ने कितना कॉल किया है, कंपनी ने अप टू फर्स्ट कॉल किया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 20,000 शेयर्स पे ये 2 रुपए होगा ना, 20,000 शेयर्स पे 8 रुपए। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 160, क्योंकि 160 अभी तक कंपनी ने कॉल किया है। इसमें से कोई एक मिस्टर ए हैं जिनके पास 500 शेयर्स थे, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो कॉल्स इन एरियर्स कितने हो गए 500 इंटू 3, 1500 रुपीज हो गए। तो पेड अप हो जाएगी, जो हमारी कॉल्ड अप है उसमें से अरियर्स माइनस कर दो, वो पेड अप होगी। तो कॉल्ड अप में यानी कि 160 में से 1500 माइनस कर दिए तो 158,500, ये आपकी पेड अप हो गई। और ये जो एरियर्स वाली फिगर होती है ये अनपेड हो गई, ठीक है। और लास्ट एक कैपिटल आती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, द कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तभी हम उसे मंगाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ये समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ कैपिटल है। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल समझने के बाद हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जो मेजर क्वेश्चंस हैं, बाकी एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ जाते हैं। अगर हम मेजर क्वेश्चंस की बात करें, एक आता है 3 या 4 मार्कर जो कि हमारा बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। और एक आता है जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है 6 नंबर का, जिसमें ऑप्शन भी होती है। तो जनरली ऑप्शन कैसी होती है, एक फुल क्वेश्चन होता है और उसके ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो जनरली पार्ट्स वाला होता है, मतलब जिसमें सिर्फ आपको 4 फीचर रीइश्यू की एंट्री करनी होती है। ये कोई रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कोई रूल नहीं है कि हाँ ऐसा ही आएगा। ये हम अपने इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड को देखते हुए, सैम्पल पेपर्स के ट्रेंड को देखते हुए हमारा ये कंक्लूजन निकला हुआ है कि ऐसे ही देती है सीबीएसई। और बात भी सही है, वो हर तरह के बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाती है, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक जिसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह करनी है, कैश बुक बनानी है, और एक होता है जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट होती है, वो 3-4 नंबर का आता है। तो ये 10 नंबर तो पक्का है ही है। 24 नंबर की आपकी बुक 2 है, यानी कि कंपनी अकाउंट्स पूरा 24 नंबर का है। उस 24 में से ये 10 नंबर तो पक्के हैं और बाकी अलग समझ लो। अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज में मैंने क्या प्रोसेस बताया है, हमारा ये प्रोसेस चलता है जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक की होगी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जितनी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है उससे करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने भी ये अकाउंट्स हैं ये सारे पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं। आपको हर अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। ये सब आपके लिए पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं। तो जब हम रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने कहा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमने 20,000 शेयर्स पर 2 रुपए रिसीव किए। अब जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे एप्लीकेशन मनी हो, अलॉटमेंट मनी हो, कॉल मनी हो, वो सारी की सारी मनी, अब ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि ऑल मनी रिसीव्ड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल प्रोसेस एक्यूमुलेटेड टू डैश, एक्यूमुलेटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब एक्यूमुलेट होके शेयर कैपिटल में जाती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में नहीं लिखनी होती हैं, ये ध्यान रखना। मैं आपको जल्दी पढ़ाने की वजह से इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के नरेशन के साथ, ठीक है। जहां पर हमने ये पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया, कितना, 40,000। फिर सेकेंड स्टेप, ये हमारी पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मनी। अब हमें पता लग गया एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है। भाई फर्स्ट एंट्री तक तो हमें पता नहीं था ना कितनी एप्लीकेशन रिसीव होंगी, अब हमें पता लग गया कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब मनी ड्यू करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री की और फिर रिसीव कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये रिसीविंग की एंट्री कर दी। फर्स्ट कॉल में भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। फिर फाइनल कॉल में इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकेंड एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर, मतलब सेम एंट्रीज। ये एंट्री बस नाम अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हो जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ये स्मूथली चलती चली जाती है। अब बात कहाँ आती है, बात आती है 2-3 और अलग अलग, जब इसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्या आते हैं, पहला वेरिएशन कि शेयर्स जो हम इशू करते हैं वो एट पार भी इशू हो सकते हैं और एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं। जब एट पार इशू होते हैं मतलब फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पे मतलब मोर देन फेस वैल्यू। अब हमारा जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट का, उसमें यह कहा गया है कि जो प्रीमियम मनी एक्स्ट्रा मनी रिसीव हो रही है, वो एक्स्ट्रा मनी हम ऐसे ही नहीं कहीं भी यूज कर सकते कि चलो बढ़िया ऑफिस बनवा लिया मजे करें, नहीं कर सकते। उस प्रीमियम मनी को यूटिलाइज करने के कुछ स्पेसिफिक वेज हैं। जैसे कि क्या वेज होते हैं वो, जैसे कि आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में, फुली बोनस शेयर पेड ऑफ बोनस शेयर्स इशू करने में, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ करने में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करने में, इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं उस मनी को। एंड प्रीमियम मनी यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज ऑलवेज शोन अलोंग विद द कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री आएगी, जो भी, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कोई भी हो, जहां भी कैपिटल रिफ्लेक्ट होगा वो उसके साथ साथ चिपकू चिपकू चलता रहेगा। कभी भी कैपिटल के अलावा प्रीमियम अकाउंट को नहीं दिखाते। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इस मामले में थोड़ा डरता है, वो जहां शेयर कैपिटल होता है उसके साथ ही बैठता है, वो उसके अलावा कहीं नहीं जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, समझे। तो अब वहां आती है कि एक तो ये चीज आती है, दूसरा आ जाता है कि किसी ने पैसे नहीं दिए, जैसे अभी मिस्टर ए ने पैसे नहीं दिए थे, तो ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमें खोलना पड़ जाता है। चलो ये भी अभी हम खोलना सीख लेंगे। फिर आती है कि जब हम खोल देते हैं तो उसने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर्स हम फॉरफिट कर लेंगे, मतलब उस बेचारे के हाथ से शेयर्स भी गए और उस बेचारे के हाथ से उसके पैसे भी गए। जो उसने पैसे अभी तक दे रखे हैं वो भी उसके चले गए और शेयर्स भी चले गए। कंपनी को हो गया बहुत फायदा और कंपनी ने कहा वाह जी वाह, मेरे पास पूरा प्रॉफिट आ गया। अब कंपनी ने तुम्हें भी खुश कर दिया, उन शेयर्स को दोबारा किसी को री इशू कर दिया,
उसे भी थोड़े सस्ते में दे दिया, तो जो प्रॉफिट पहले वाले से कंपनी ने कमाया उसका कुछ पोर्शन कंपनी ने अपने पास रखा और कुछ दे दिया। अब हम ये सारा प्रोसेस करना सीखेंगे, ठीक है? एक बार देख लो, कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम करते हैं। तो हम लोग उसको शेयर अलॉटमेंट और डेबिट और शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम डालेंगे, राइट? हाँ राइट। अगर हमें प्रीमियम मनी अलॉटमेंट के साथ मिल रही है तो, अगर प्रीमियम मनी अलॉटमेंट के साथ नहीं मिल रही, एप्लीकेशन के साथ मिल रही है तो एप्लीकेशन की कैपिटल वाली एंट्री में आएगा, फर्स्ट कॉल के साथ मिल रही है तो उसके साथ आएगा, ऐसे। जैसे कि अब एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके तुम्हें आगे का सारा बताती हूँ। हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 10 each at 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू का 20% ₹2 का प्रीमियम है। हम मंगा रहे हैं एप्लीकेशन पे 2+1। 2+1 का मतलब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि ₹2 की फेस वैल्यू और ₹1 प्रीमियम। अलॉटमेंट पे मैंने मंगाया 4+1 और कॉल पे मैंने मंगाए ₹4, यानी कि ₹2 का प्रीमियम मैं अलग अलग मंगा रही हूँ, ₹1 एक बार, ₹1 एक बार, ठीक है? यहाँ पर कोई मिस्टर ए जिनके पास 400 शेयर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, कॉल नहीं दी। और एक मिस्टर बी जिनके पास 500 शेयर्स थे, उन्होंने ये दिया और ये नहीं दिया, ठीक है? समझ में आया? तो अब इसमें हमने फर्स्ट एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? टोटल 10,000 शेयर्स की मनी आई। कितनी मनी आई? ₹3 के हिसाब से 30,000। लेकिन इस मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी कि जो हमारे पास फेस वैल्यू है, कभी भी कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से कम ज्यादा पे नहीं होता। फेस वैल्यू जितनी है, यानी कि ये जो 30,000 है, इसमें से कितना चाहिए था? 20,000 और 10,000, ये हो गया। और फिर अब हमें क्योंकि एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है, तो हम ये करेंगे कि आगे की मनी ड्यू करते जाएंगे। यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने से? ₹5 के हिसाब से 50,000, कैपिटल में 40 और यहां 10। अब जब हम रिसीव करेंगे तो हमें कितने शेयर्स पे पैसा रिसीव नहीं हो रहा? कितने पे नहीं हो रहा? 500 पे। यानी कि हमें सिर्फ 9500 शेयर्स पे ₹5 रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब हमें 50,000 में से 500 इंटू 5 2500 नहीं मिल रहे, तो 50,000 में से 25 नहीं मिल रहे तो 47,500। अब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो हम अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि वो कॉल भी नहीं देगा। हम कॉल मनी भी इक्विटी शेयर, अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉल ही है, कोई सेकंड कॉल नहीं है, तो हम फर्स्ट कॉल के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? 40,000। अब जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम 10,000 में से 900 शेयर्स की नहीं मिली, यानी कि 9100 शेयर्स पे 4 रुपए मिल रहे हैं। इसी एंट्री को हमारे पास एक और तरीका है करने का, वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यानी कि जो पैसा नहीं मिला, जो 900 शेयर्स पे 3600 नहीं मिला, वो यहां लिख दिया, 36,400 यहां लिख दिया और 40 यहां लिख दिया। एंट्रीज दोनों सही है, बस बात यह है कि आपसे पूछा गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला तो आप कोई भी कर दो, बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो हम कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस को कंसिडर करेंगे ही करेंगे। फिर हम ऑप्शन में नहीं रह सकते, फिर हमें यही एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे से कर लो है। हाँ, अलॉटमेंट में भी हम कॉल्स इन एरियर्स यहाँ लिख सकते थे, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे अलॉटमेंट में भी आप लिख सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, फिर भी अलॉटमेंट में आप नहीं भी लिखोगे तो कभी मार्क्स नहीं कटते आपके। हाँ, एक वर्ड है ओनली, ऑल द अरियर्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओनली। अब तो ओनली लिख दिया ना, अब तो पक्का बोल दिया ना, तो ऐसे में हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं रहती। और ये एक एक वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम पढ़ने से चूक जाते हैं, तो इसलिए ये एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, वरना तुम्हारे क्वेश्चन तुमको लग रहा है सही करके आए हैं फिर भी उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। गॉट इट? तो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज हो गई। अब क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनके शेयर्स कंपनी ने सोचा कि चलो हम फॉरफिट कर लेते हैं, तो कंपनी ने सोचा कि चलो अभी मिस्टर बी के फॉरफिट कर लेते हैं, मिस्टर ए ने तो सिर्फ कॉल नहीं दी तो उसको थोड़ा बख्श देते हैं, अभी क्या पता दे दे। तो कंपनी रिमाइंडर्स देती है बार बार, उसके बाद ही शेयर्स फॉरफिट करती है। ठीक है, तो कंपनी अब शेयर्स फॉरफिट करेगी, तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, ये नोट कर लिया, मिटा दूं? करो करो, जैसे हो जाए बता देना, सो दैट मैं फटाफट से आगे का करा दूं। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, एक होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हम स्पेसिफिक लोगों को या वेंडर्स को या अपने एम्प्लॉयज को जो हम ई-सॉप की फॉर्म में देते हैं, ठीक है, या हम बिल्कुल प्राइवेट प्लेसमेंट की फॉर्म में करते हैं शेयर्स, तो इस तरह के जितने भी शेयर्स होते हैं जो कि हम पब्लिक एट लार्ज को प्रोस्पेक्टस के थ्रू नहीं इशू कर रहे हैं, वो जो भी शेयर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। तो इस बात का ध्यान रखना कि, और उसकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ डेफिनेशन है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फॉर फीचर में क्या होता है, फॉर फीचर में हमने कहा ऐसे लोग जिनकी मनी हमने कॉल तो की थी, मतलब हमने कैपिटल में ड्यू तो की थी लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं फॉर फीचर की एंट्री में, कि जो भी शेयर कैपिटल है उसे डेबिट कर देते हैं, यानी कि जितनी हमने सोचा था कि इतनी हमारी कैपिटल क्रेडिट हम करेंगे, इतनी होगी, तो वो कॉल्ड अप मनी हो जाती है। ठीक है, नहीं चल रही है, बोलो तुम बोलो, अब इनकी क्लास करके फिर समझाऊंगी। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ नॉट रिसीव्ड,
इफ नॉट रिसीव्ड, मतलब जितनी मनी हमने शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या हुआ, जितना भी मनी हमने क्रेडिट किया था, मनी ड्यू की थी, क्योंकि अब हमें वो रिसीव नहीं हुई, हम वो शेयर्स वापस ले रहे हैं, तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यानी कि अगर प्रीमियम मनी रिसीव हो गई तब तो उसके स्पेसिफिक यूजेस हैं, लेकिन अगर प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई तो जो हमने प्रॉफिट सोचा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नॉमिनल नेचर अकाउंट है, जो भी हमने प्रॉफिट सोचा था वो प्रॉफिट अगर हमें नहीं हुआ तो हमने उसे डेबिट कर दिया, रिसीव हो गया तो कुछ नहीं करेंगे। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये वो है जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो हमने फॉरफिट कर लिया, और जो रिसीव नहीं हुआ, जैसे कि अलॉटमेंट का नहीं हुआ, या हमने कॉल्स में डाला, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी हैं, मतलब जितनी भी हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स हैं, जितनी भी हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स हैं, ये वो अमाउंट है जो कि नॉट रिसीव्ड है। अब इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नेवर फॉरफिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नेवर फॉरफिटेड, मतलब अगर प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई तो आप उसे डेबिट कर दो, लेकिन अगर रिसीव हो गई तो हम उसे कहीं भी शो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रीमियम मनी रिसीव होगी तो ठीक है, हम उसे इग्नोर कर देंगे, रिसीव हो गई जो उसके यूजेस है वो कर लेंगे, और नहीं हुई तो ठीक है, डेबिट कर देंगे। फिर री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा री इशू प्राइस है। फिर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, जो भी री इशू डिस्काउंट है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी पेड अप वैल्यू है एट द टाइम ऑफ री इशू। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात क्या है कि अगर आपकी पेड अप वैल्यू इज लेस देन री इशू प्राइस, भाई अगर तो पेड अप वैल्यू आपकी ज्यादा है, 10 रुपए है, और आपका जो री इशू प्राइस है वो 8 रुपए है, तो 2 रुपए फॉर फ्यूचर में आ गया, डिस्काउंट हो गया। बट अगर आपकी री इशू प्राइस ज्यादा है, पेड अप वैल्यू कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चली जाएगी। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि आपका जो री इशू डिस्काउंट है कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट फॉरफिटेड। आपने जितना अमाउंट फॉरफिट किया है ना, उतना ही आप अमाउंट फॉरफिटेड में जितना है उतना ही आप सिर्फ डिस्काउंट दे सकते हो। अगर मैंने किसी पर्सन के जितने पैसे रिसीव किए, जैसे कि इस केस में मिस्टर ए के केस में हमने रिसीव किया 2 रुपए ये और 4 रुपए ये, तो मैं मिस्टर ए के शेयर्स अगर री इशू करूंगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट में 6 रुपए दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। मिस्टर बी के केस में मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ 2 रुपए का दे सकते हैं। जो मिस्टर बी के शेयर्स हैं, अगर मैं उन्हें री इशू करूंगी तो मैं उसमें सिर्फ 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकती हूँ, उससे ज्यादा का नहीं दे सकती। तो री इशू डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट फॉरफिटेड, इस बात का ध्यान रखना। फिर थर्ड एंट्री होती है प्रॉफिट, यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या होता है? ये होता है गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स।
जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनका अगर हम री इशू करते हैं तो उसमें हमें कितना गेन हुआ। तो नॉर्मल कोर्स में तो ये जो गेन होता है ये अमाउंट फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कई बार आ जाती है क्योंकि अभी हम प्रोराटा भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो उस केस में हो सकता है हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए वो हमने सारे के सारे री इशू नहीं किए, ये सिचुएशन आ गई, प्रोराटा वाली सिचुएशन आ गई, तो उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के काम चलता नहीं है। ये फॉर्मूला तो सिर्फ तब लग सकता है व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, बट इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड तो हम क्या करेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। बेसिकली हम प्रोपोर्शनेट ले रहे हैं, देखो तो हमने यूनिटरी मेथड ही लगाया है, कुछ और किया नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड ही लगा दिया और माइनस कर दिया री इशू डिस्काउंट, समझे। तो अगर हमने ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड हैं तो हम कह देंगे अमाउंट फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट, बट इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद हम इसको इस क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम लोग अगर ये लेते हैं कि 20 शेयर्स फॉरफिटेड एंड half of 20 shares reissued at the rate of ₹9 per share to C। अब इस पे एंट्री क्या बनेगी, बी के शेयर फॉरफिट हुए हैं, फर्स्ट अमाउंट क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितना कॉल्ड अप था हमारा, पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप थे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम उसने कितना नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम मनी दिया है, उसने सिर्फ अलॉटमेंट का प्रीमियम मनी नहीं दिया, तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे। फिर 2 फॉरफिटेड शेयर्स 2, अब क्योंकि हमने ऊपर अलॉटमेंट लिखा था तो हम ऊपर यहां पे भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, और 2 अगर हमने ऊपर लिखा है कि कॉल्स इन एरियर्स तो हम नीचे भी कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे, अगर हमने ऊपर वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं किया तो हम नीचे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे में कितना पैसा रिसीव हुआ उससे, फेस वैल्यू 2 रुपए की रिसीव हुई है सिर्फ, अलॉटमेंट मनी का कितना पे नहीं किया, 5 रुपए, और एरियर्स कितने आ गए, 4 रुपए, ठीक है। ये आ गया 5,000, 500, 1,000, 2,500 एंड 2,000, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब अगर मुझे री इशू करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट 250 शेयर्स इंटू 9, अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता तो जितना हमने यहाँ पे कॉल्ड अप लिया है उतना ही यहाँ पे कैपिटल में ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कॉल्ड अप 8 रुपए होता और हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया होता तो हम री इशू के समय भी 8 रुपए से ही कर देते। फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट 250 इंटू 1 और 2 इक्विटी शेयर 250 इंटू 10। तो ये तो फुली पेड अप था, मान लो 8 रुपए कॉल्ड अप होते तो हम क्या करते, हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने री इशू में कितना पेड अप वैल्यू लिया है, तो हम री इशू में भी 8 रुपीज ही ले लेते बाय डिफॉल्ट, 20, 250, 250। अब जब फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो एक तो तरीका ये है कि हम फॉर्मूला लगा दें, अमाउंट फॉरफिटेड कितना है 1000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500,
रीइशू 250 और रीइशू डिस्काउंट, ये रीइशू डिस्काउंट 250, तो कितना आ गया 500 माइनस 250 इज 250, ये आ गया कैपिटल रिजर्व। एक और भी तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोराटा इन्वॉल्व नहीं है, तो एक और ऑल्टरनेटिव है शॉर्टकट कि आप कैपिटल रिजर्व पर शेयर निकाल लो और शेयर्स री इशूड कर दो। तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर कितना आ गया, यहां पर हमने 2 रुपए फॉरफिट किया और यह हमने री इशू डिस्काउंट 1 रुपीज लिया, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। शेयर्स हमने री इशू किए 250, तो 1 इंटू 250, ये हो गया। तो ये शॉर्टकट है, एमसीक्यूज में ये शॉर्टकट बहुत काम आता है, आगे सीयूटी में ये बहुत काम आता है। बट अभी अगर शॉर्टकट में जरा भी कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्मूला बेस्ड ही रखो, ठीक है। तो ये सारा तो हमारा हो गया फॉर फ्यूचर री इशू। नेक्स्ट अकाउंटिंग आती है कि अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो हम क्या करते, तब पूरा क्वेश्चन जितने शेयर्स आए हैं, मान लो 20,000 में से 19,000 शेयर्स अगर आए हैं तो 19,000 शेयर्स के लिए हम एंट्री कर देंगे पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन में फिर चेंज है, वो मैं बताती हूँ। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं कि अगर प्रोराटा हुआ है, अभी तक हमने क्या किया, हमने किया कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं, हमने किया। मैम आज ये फॉरफिटेड शेयर्स का थोड़ा सा मुझे अभी भी थोड़ा डाउट था, वो बाद में साथ साथ ही बता दूंगी, वो मैं बताऊंगी ही साथ साथ में, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी किया कि आखिर शेयर्स इशू होते हैं, फिर फॉरफिटेड होते हैं, फिर रीइशू होते हैं, प्रीमियम पर होते हैं, पार पे होते हैं। अब हम कर रहे हैं आगे कि अगर शेयर्स एप्लीकेशन हमें ज्यादा आई हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, तो प्रो राटा अलॉटमेंट है। अब इसमें देखो सब कुछ आ जाएगा, इसमें 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, प्रीमियम 5 रुपए है, एप्लीकेशन रिसीव हुई 70,000 शेयर्स की। अब 70,000 शेयर्स में हमने एप्लीकेशन पे मंगाए हैं 3+2, यानी कि 3 फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम, अलॉटमेंट 4+2 एट कॉल 3+1। यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक ए और एक बी। ए ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बी ने 200 शेयर्स अलॉट हुए, वो थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी कैसे हैं, फर्स्ट कैटेगरी 10,000 की जिनको नील मिला, यानी कि कुछ शेयर्स नहीं मिले। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें 10,000 मिले। थर्ड कैटेगरी जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 20,000 मिले। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें ये जो पर्सन है इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दी, कॉल नहीं दी, इसने अलॉटमेंट दी, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दी, ठीक है। ये हो रहा है शेयर्स ऑफ ए एंड बी forfeited after the call money received and reissued at the rate of ₹9 per share, ठीक है। 9 पर शेयर हमने री इशू किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हमें ये टेबल पहले कंप्लीट करनी है। ये टेबल हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो इस टेबल को कैसे करेंगे, पहली बात, अगर इसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इसको अलॉट कितने हुए, 100। कैसे निकाला हमने निकाला 200 अपॉन इसकी रेशो कितनी है, 2:1, ये भी 2:1 ही है, सेम रेशो चल रही है।
बट हमें क्योंकि कैटेगरी अलग अलग दी है तो हम अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब इसने 100 अलॉट हुए और इसको 400 अप्लाई किए। कभी भी ये मत करना कि आपको दो कैटेगरीज अगर गिवन हैं और दोनों की रेशो सेम है तो आप उनको ज्वाइन करके लिख दो। अगर दो अलग दिए तो आप अलग ही लिखो, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिखो, चेंज मत करो कभी भी, ठीक है। अब यहां पर हमने ये सारा कर दिया। अब ये वाली टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी 5 रुपए के हिसाब से कितनी मिली? 50,000। यहाँ पे 20 इंटू 5 1 लाख, 40 इंटू 5 2 लाख। ये टेबल हम बना लेंगे जब भी हमारे पास प्रोराटा का केस आएगा। फिर डिस्पोजल एप्लीकेशन में कितना गया, अलॉटमेंट में कितना गया, एप्लीकेशन में कितना जाएगा जितना रिक्वायर्ड है, और रिफंड में अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम कभी भी अलॉटमेंट के आगे मनी को एडजस्ट नहीं करते। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है कि कॉल में एडजस्ट करो तभी करेंगे, अगर नहीं बोला तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो पूरे 50,000 रिफंड में चले गए। यहां से हमें 10,000 इंटू 5, 50,000 यहां चाहिए थे तो 50,000 यहां एडजस्ट हो गए। यहां से 1 लाख यहां हो गए और 1 लाख यहां हो गए। तो इसका मतलब टोटल 70,000 शेयर्स, 30,000 हमें चाहिए थे, हमें 3,50,000 रिसीव हुए, जिसमें से 1,50 यहाँ गए, 1,50 यहाँ गए और 50 यहाँ हो गए, ठीक है। मैम जैसे अलॉटमेंट में कम है तो वो रिफंड नहीं होगा? कम कहाँ पड़े, देखो ना तुम्हें 10 इंटू 6 60,000 चाहिए थे, हमें तो 50 से जो एडजस्ट हुए हैं। सेकंड वाले में 20,000 इंटू 6 एक कितने चाहिए थे, 1,20 चाहिए थे, तुम्हारे पास 1 ही लाख एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता कि एक्स्ट्रा हो जाते तो हम रिफंड कर देते। अगर इतना पैसा एक्स्ट्रा होता कि अलॉटमेंट मनी पूरी एडजस्ट हो गई फिर भी बच गया तो हम रिफंड कर देते, ठीक है। अब हमें यह पता लग रहा है कि जिसने अलॉटमेंट मनी दी है उसके साथ तो कोई इतना इशू नहीं आने वाला, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का जो भी पैसा बचा था वो दे दिया, ठीक है। इशू किसके साथ आने वाला है? बी के साथ। बी के साथ क्या आएगा? बी ने एप्लीकेशन मनी कितनी दी? बी ने एप्लीकेशन मनी दी 400 शेयर्स की 5 रुपए के हिसाब से, जबकि रिक्वायर्ड कितनी थी? 200 शेयर्स की 1,000 रुपए, यानी कि ये 1,000 एक्सेस मनी आ गई। अब इसके अलॉटमेंट कितनी चाहिए थी? 200 इंटू 6 1200। इसको यहीं पे डिवाइड कर लो कि कितनी शेयर कैपिटल में चाहिए और कितनी प्रीमियम में चाहिए। हमें ये पता है कि कैपिटल में हमें कितनी चाहिए? 800 रुपए, और ये यहां चाहिए 400 रुपए। कैसे निकला? यहाँ 4 + 2 है तो 200 इंटू 4 800 हमें कैपिटल में चाहिए जो फेस वैल्यू का पार्ट है, और 200 इंटू 2 400 हमें प्रीमियम का चाहिए। ये हम डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये एक्सेस मनी है ना इसको हमेशा पहले कैपिटल में एडजस्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको करते हैं प्रीमियम में, ये नॉट रिसीव्ड, उसके बाद हम प्रीमियम में करते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात? कैलकुलेशन सारी समझ में आ गई। अब जब हम एंट्री करने शुरू करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितनी आएगी? हमें टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है ये 350। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल
टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक, क्योंकि हमारी इसी टेबल से हमें पता लग गया कि पैसा कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रहा है। जैसे कि हमें ये पता लग गया कि ये 350 था, ये कैसे एडजस्ट हो रहा है, 150 तो एप्लीकेशन में, 150 अलॉटमेंट में और 50 हम रिफंड कर रहे हैं। हाँ, प्रीमियम भी तो आएगा। थैंक यू। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि 30 इंटू 3 90 और 60। थैंक यू। इससे ये पता लगता है कि तुम जग रहे हो, सो नहीं रहे हो। गलती पकड़ने का मतलब ये होता है। तो शेयर एप्लीकेशन में जो 350 था, उसमें फेस वैल्यू जितनी थी वो तो शेयर कैपिटल में चली गई। प्रीमियम यहां आ गया 30,000 इंटू 2, यहां आ गया 30,000 इंटू 3। यहाँ पे जितना हमने एडजस्ट किया है और यहाँ पे जितना हमने रिफंड किया है बैंक में, ये आ गया। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ड्यू की एंट्री 6 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गई 180, ये आ गई 120 और ये आ गई 60। लेकिन हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव तो कम हुई है। कितनी हुई है? बैंक 2 शेयर अलॉटमेंट, हमें टोटल मिलनी थी 180। 180 में से क्या हो रहा है, 180 में से हमें ऑलरेडी कितनी मिल गई, 150। और कितनी नहीं मिली, 200 रुपए। यही हो रहा है ना। 180 में से 150 हमें पहले से मिल गई और 200 हमें नहीं मिली। ये वाले 200 नहीं मिले ना बी के। तो हम क्या करेंगे, 30,000 और 29,800। समझे? फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 4 रुपए के हिसाब से 120, 90 और 30। ये हो गया। अब जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हुआ, 120 में से हमें कितना नहीं मिला, इन दोनों का, यानी कि 300 शेयर्स का। 300 इंटू 4 1200 नहीं मिला ना हमें। तो इसका मतलब 1,20,000 में से हमें 1200 नहीं मिला। तो कितना हो गया, 1,18,800। क्लियर हुई यहां तक? समझ में आया? अब रीइशू पहले फॉरफीचर कर लेते हैं। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल में डेबिट हमेशा कॉल्ड अप मनी से होगा। कॉल्ड अप कितना हुआ है, पूरे 10 रुपए, यानी कि जो 300 शेयर्स हैं उनको पूरे 10 रुपए से कॉल किया, तो पूरे 10 रुपए आ गया। ठीक है। प्रीमियम मनी डेबिट वही होता है जो कि रिसीव नहीं होता। प्रीमियम मनी इज डेबिटेड ओनली व्हेन इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो जो रिसीव नहीं हुआ, कितना रिसीव नहीं हुआ, इन 200 शेयर्स पे तो 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ, और इन 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 200 और 200 ये, यानी कि टोटल 600 का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ ना। पहले में तो हाँ, तो 100 है ना, हाँ पहले में तो 100 है ना, तो टोटल 500 रुपए हमें नहीं रिसीव हुए। तो पहले में 100 हो गया और टोटल कितना हो गया, 500।
अमाउंट कितना फॉरफिट करेंगे? ए का अमाउंट फॉरफिट करेंगे 100 शेयर्स पे 7 रुपए, क्योंकि प्रीमियम मनी कभी फॉरफिट नहीं करते। ध्यान रखना, प्रीमियम मनी ना कभी फॉरफिट करते हैं और प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होता तो ही डेबिट करते हैं। दो बातें ध्यान रखना, क्योंकि मेजर मिस्टेक्स होती हैं। हमने ए का तो ए मिला और बी का कितना मिला? बी ने कितना दिया था? यहाँ पे उसने 2000 रुपए दिए थे, जिसमें से 400 रुपए का प्रीमियम तो ये था एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, जो हम फॉरफिट नहीं कर सकते, और 200 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, यानी कि हम सिर्फ 600 करके 1400 और ये 700, यही अमाउंट फॉरफिट कर सकते हैं ना। ए का 3 ये और 4 ये 7 रुपए हो गए, और बी का कितना अमाउंट बी ने हमें पे किया था? 2000। बी का कितना अमाउंट हमने पे किया था? 2000। 2000 में से जो प्रीमियम वाला पोर्शन है वो हटा देंगे। प्रीमियम वाला पोर्शन कितना था? एक तो ये 2 रुपए था, 200 इंटू 2 400 रुपए, और एक ये वाला था, तो 2100 रुपए हम फॉरफिट कर लेंगे। अलॉटमेंट का जो नहीं मिला वो सिर्फ 200 रुपए था, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो नहीं मिला वो 1200 रुपए था। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ये वाला, ये वाली अकाउंटिंग देखो, इसमें क्या हो रहा है, हम बी के 400 शेयर अप्लाई हुए थे, 400 शेयर अप्लाई हुए और उसने 5 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए दिए, ये 2000 दिए, जबकि जरूरत कितने की थी? 200 शेयर्स के हिसाब से 1000 की, तो इसका मतलब एक्सेस मनी हो गई 1000 रुपए। ये सब रुपीस में बात हो रही है। अब जब अलॉटमेंट की बात आई तो 200 शेयर्स पे 6 रुपए, 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए चाहिए ना, तो यानी कि इसमें से कैपिटल में कितने चाहिए? 200 इंटू 4, और प्रीमियम में कितने चाहिए? 200 इंटू 2, तो यहाँ पे 800 चाहिए, यहाँ पे 400 चाहिए। तो जो एक्सेस मनी होगी ना 1000 रुपए, वो पहले कैपिटल में एडजस्ट होगी, यानी कि 1000 में से 800 रुपए पहले यहाँ एडजस्ट होंगे, फिर 200 रुपए यहाँ एडजस्ट होंगे। हाँ, अब जो ये 200 रुपए नहीं मिले, ये अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, लेकिन अलॉटमेंट मनी में जो प्रीमियम वाला पोर्शन है वो नहीं मिला। अलॉटमेंट मनी में जो प्रीमियम वाला पोर्शन है वो नहीं मिला हमें, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं री इशू के लिए। बैंक डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 300 रुपए इंटू 10। हमने इशू किए 2700, फॉरफीचर में डेबिट हुआ ये और कैपिटल में हुआ 3000। तो यहां तो सिंपल फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व हमने कर दिया। कैसे कर दिया? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट, तो ये आ गया 1800 का कैपिटल रिजर्व। सिंपल, ये सिंपल आ गया 1800 का कैपिटल रिजर्व। कहानी तब थोड़ी दुखदाई होती है जब जितने शेयर्स फॉरफिट किए वो सारे के सारे री इशू नहीं होते, तब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो पहले ही सारा नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसमें री इशू के अलग अलग केसेस और बता दूंगी। पूरा नोट डाउन कर लो ये। देखो, अब यहाँ पे हम थोड़े से डिफरेंट केसेस लेके चलते हैं। जैसे कि हमने 250 शेयर्स री इशू किए, टोटल 300 शेयर्स फॉरफिट किए थे, हमने 250 शेयर्स री इशू किए। पहला केस लेते हैं कि उस 250 में ए के सारे थे, यानी कि ए के 100 शेयर्स थे और बी के 150 थे, है ना। बी के 100 के 100 ले लिए और इसके हमने कहा कि 200 में से 150 ले लिया। जबकि इस वाले केस में हमने कहा कि ए के 100 थे, उसमें से 50 लिए, क्योंकि बी के जो 200 थे वो पूरे के पूरे ले लिए। ठीक है,
समझ में आया? दोनों ही केसेस में री इशू की एंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये हमारी 250 इंटू 8, 250 इंटू 2, 250 इंटू 10 सेम एंट्री चलेगी। यहां पे भी बैंक डेबिट 1200, फॉरफिटेड शेयर्स 500, 2 शेयर कैपिटल कितना होगा? बस 200, 2000 और 2500 सेम चलेंगी। यानी कि जो हमारी री इशू की एंट्री है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इस बात से कि किसके कितने शेयर्स गए हैं। इम्पैक्ट कहाँ आएगा? कैपिटल रिजर्व के समय, जब यहां पर हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। कैसे? देखो यहां पर हमने कैपिटल रिजर्व निकाला, ए के पूरे 100 के 100 शेयर्स इशू हुए। ए का अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 700 माइनस री इशू डिस्काउंट कितना है? 2 रुपए है ना, तो यानी कि 100 इंटू 2 अमाउंट फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट करते हैं ना। ए का अमाउंट फॉरफिटेड था 700 माइनस री इशू डिस्काउंट 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 100 इंटू 2। बी के सारे शेयर्स नहीं हुए तो बी का अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 1400 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट फॉरफिटेड 1400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 150 और माइनस री इशू डिस्काउंट दैट इज 150 इंटू 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 500 और इसकी कितनी आ गई हमारे पास? 3, 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 0, 5, 1050 प्लस 500 1550 माइनस 300 होगा। सॉरी, आज तो भर भर के कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हैं। मतलब आज के दिन में जो कोई पेपर देने तो बैठना ही नहीं चाहिए, है ना। इतनी आज का दिन अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, डिस्काउंट बेटा, डिस्काउंट वाला। ठीक है, अब यहां पर आ जाए। ए का सारे शेयर्स नहीं किए, अमाउंट फॉरफिटेड 700 अपॉन 100 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 2। यहां फॉर्मूला लगा दिया तो कितना हो गया ये? 350 माइनस 100 250। अगर हम बी का निकालें तो बी का अमाउंट फॉरफिटेड 1400 माइनस 200 इंटू 2 1000। तो यानी कि 1000 ये और 250 ये, तो ये आ गया 1250। तो दोनों केसेस में अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी शेयर होल्डर के पूरे शेयर्स फॉरफिट होके री इशू नहीं हुए हैं, तो दोनों या 3 जितने भी हैं सबका कैपिटल रिजर्व अलग अलग निकालो, बट एंट्री एक ही करोगे। समझ में आई ये बात? आई समझ में? क्लियर? तो इस तरह से अब शेयर्स की प्रैक्टिस तो हम जितनी भी करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही कम होता है। तो प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है। मैंने तुम्हें एक बार में पूरा ये रिवीजन करा दिया कि आखिर शेयर्स में शुरू से अंत तक है क्या। अब ये नोट डाउन कर लो तो मैं बैलेंस शीट और बता देती हूँ। एक वो टॉपिक बचा है बस इसका। बैलेंस शीट देखो, जो आपकी बैलेंस शीट बनती है
उसमें फर्स्ट हमारे पास है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारे पॉइंट्स हैं। मेन अगर हमें शेयर्स की बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं तो शेयर कैपिटल ही है। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं आपको बता रही हूँ बस कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। यहां पर हमारे आ गए नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में 1 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पे रुपीस हो गए, ठीक है। अब जब हम नोट्स टू अकाउंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप लिखते हो ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल में आपको जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल है बस वो लिख देते हो एट द रेट ऑफ दिस और आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। जस्ट आउट ऑफ फुल डिस्क्लोजर हम इसे दिखाते जरूर हैं लेकिन टोटल में इंक्लूड नहीं करते। फिर हम लिखते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का मतलब है हमने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू किए हैं। जितने शेयर्स हम पब्लिक को इशू करते हैं वो हम यहां पे लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल में हम वो लेते हैं जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। सब्सक्राइब में अब 2 कैटेगरीज आ गई, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक आती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो हैं जो मार्केट में एक्चुअली फ्लोट कर रही हैं, जिनके ऊपर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हो गई हमारी एक अमाउंट। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में हमने लिख दिया और फिर इसमें से लेस कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स जो भी होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फाइनल अमाउंट यहां आ जाएगा। और फिर हमारे पास इस अमाउंट में ऐड कर देंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट होंगे उसका बैलेंस, और फिर ये जो अमाउंट टोटल आएगा इस अमाउंट को हम यहां लिख देंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में ये वाली जो फिगर है इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, जो नॉट फॉरफिटेड है, नॉट फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट, मतलब उसने पेमेंट नहीं की फिर भी उनको फॉरफिट नहीं किया, तभी तो एरियर्स हैं। और जो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में फिगर आती है वो आती है फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। अगर हमने रीइश्यू नहीं किया तो वो बैलेंस फॉरफिटेड शेयर्स में आता है। अगर हमने वो रीइश्यू कर दिया तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, जो कि हमारा सेकंड नोट्स टू अकाउंट है।
रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हमारा एक तो कैपिटल रिजर्व जाता है और एक चला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। जितना भी प्रीमियम हमने रिसीव किया वो चला जाता है, ये वाला अमाउंट हमारा यहां आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी बैलेंस शीट हमारी आ जाती है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में जो एक टॉपिक है वो ये कि अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, वो चैप्टर और डिबेंचर्स वाला चैप्टर सेम है। तो उसमें हम जब भी कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश मतलब हमने बिल्डिंग परचेज की या कोई भी फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग को छोड़ो, कोई भी फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज की, टू वेंडर कर दिया। अगर हमने बिजनेस परचेज किया, टू वेंडर कर दिया। ठीक है, इसमें वेंडर में परचेज कंसिडरेशन आता है, इसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस आती है। तो अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन, अगर हमारी बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी, जिसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस कम है परचेज कंसिडरेशन से, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी, जिसे हम कहते हैं गुडविल। तो ये आसान चीज है, इसलिए मैंने इसको लास्ट वालों से एक ब्रीफ दे रही हूं तुम्हें। अगर हमने बिजनेस परचेज करने में ऐसे परचेज किया कि असेट्स अलग से दिए हैं, लायबिलिटीज अलग से दी हैं, और टू वेंडर, तो वेंडर में तो परचेज कंसिडरेशन, इसमें एग्रीड वैल्यू और इसमें भी एग्रीड वैल्यू। तो इसमें भी अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है तो गुडविल, इधर आ रही है तो कैपिटल रिजर्व आएगी एक ही जगह, यानी कि या तो ये वाली फिगर आएगी या फिर ये वाली फिगर आएगी। ठीक है, अगर हमने अंडरराइटिंग कमीशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स, ये कर देंगे। और फिर इनको जब शेयर्स इशू करेंगे तो जो भी प्रमोटर्स हैं वो डेबिट हो गए, अंडरराइटर्स डेबिट हो गए, वेंडर डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम। जो शेयर्स इशू करने की एंट्री होती है उसमें बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम लिखते हैं, उसकी जगह बस वेंडर डेबिट या अंडरराइटर्स डेबिट या प्रमोटर्स डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के नरेशन में लिख देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारा अमाउंट हमें पे करना है दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब या तो फेस वैल्यू होगा या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं भी आया तो फिर बता देना, फिर डिटेल में बता दूंगी मैं इसे। ठीक है, चलो, तो आपकी शेयर्स की कथा यहाँ समाप्त होती है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.